नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बा तिवारी। यूपीएससी, ईपीएफओ, ईपीएफसी, ईओ 2025 के लिए हमारा एक कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो चल रहा है। वीडियो कोर्स जो हम कम्प्लीटली फ्री करा रहे हैं, उसी में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन स्पेशलिस्ट सीरीज जो है वो शुरू करी है। इसमें हम एक्ट वाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज हर एक एक्ट के कराएंगे। यहाँ पर हम आज चौथा पार्ट लेकर आ गए ईपीएफ एक्ट 1952 का। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ एक्ट 1952 के हम 50 क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। यदि आपने अभी तक हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप जाइए और उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि आप यकीन मानिए कि आप 38 वीडियोज़ में वो कोर्स आपको फ्रीली दिया गया है जो आपको 1000-2000 रुपये पे खरीदने पर भी उस क्वालिटी का कोर्स नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे ही बच्चों से। तो किसी भी आप पेड कोर्स को खरीदे उससे पहले हमारे कम्प्लीटली फ्री कोर्स के इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही आपसे बच्चों से प्रॉमिस किया था कि यूपीएससी, ईपीएफओ में मैं आपको कम्प्लीटली फ्री वीडियो कोर्स जो है वो अवेलेबल कराऊंगा। इसके अलावा हमारे पेड मॉड्यूल ज़रूर अवेलेबल है, जिसका प्राइस जो है भी सिर्फ 399 रुपये है। और इसमें हम लेटेस्ट पीडीएफ जो है वो ऐड कर रहे हैं, और जैसे हम इन सारी की सारी लेटेस्ट पीडीएफ को ऐड कर देंगे, इसकी जो प्राइस है वो बढ़कर होने वाली है दोस्तों 599 रुपये। तो मैं सही बच्चों से बोलूँगा कि अभी एक अच्छे प्राइस पर ये अवेलेबल है और इसे आप लोग परचेज़ अभी के अभी कर लें। तो आज के हमारे पार्ट नंबर 4 है, और यूपीएससी, ईपीएफओ, ईपीएफसी 2025 के लिए ईपीएफ एक्ट के 50 बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ का आज हमारा आखिरी पार्ट है। और आपसे ही बच्चों का जो है बहुत प्यार मिल रहा है इस सीरीज़ को, तो इसके लिए मैं आपसे बच्चों को दिल से थैंक यू बोलूँगा। हमारे लेटेस्ट मॉड्यूल अपडेट हो चुके हैं, तो जिन्होंने भी ईपीएफ 399 वाला पैकेज परचेज़ करा है, इसे ज़रूर से परचेज़ कर लें यदि नहीं करा है अभी तक तो। सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ओवरऑल हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है कि द एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट विच इज़ अ फैक्ट्री इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 एंड इन विच ब्लैंक 20 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड। यह अधिनियम प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा हुआ कारखाना है जिसमें खालिस्तान 20 व्यक्ति कार्यरत हैं। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, 20 या ज़्यादा व्यक्ति लोग जो हैं वो कार्यरत हैं इसमें। अब थोड़ा सा सिनारियो आप लोग इसे ज़रूर समझ लेंगे। जब आप ईपीएफ एक्ट की बात करते हो तो यहाँ पर दो तरह की एलिजिबिलिटी बनती है। पहली एलिजिबिलिटी बनती है एक ऑर्गेनाइजेशन को ईपीएफ में रजिस्टर कराने के लिए, और दूसरी एलिजिबिलिटी बनती है एम्प्लॉयज़ की उसमें उस स्कीम में भाग लेने के लिए। तो यहाँ पर बात ये हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की एलिजिबिलिटी बनेगी ईपीएफ एक्ट में रजिस्टर कराने का। क्यों? क्योंकि यदि एक संस्था जो ईपीएफ एक्ट के तहत रजिस्टर है वही अपने कर्मचारियों को ईपीएफ के बेनिफिट्स दे पाएगी। तो यदि यहाँ पर हम बात करें तो दो कैटेगरी बनती हैं। यदि एक कंपनी है जो पावर के साथ काम करती है, जिसमें पावर का यूज़ होता है, तो वहाँ पर कम से कम 10 कर्मचारी होने चाहिए पिछले किसी भी 12 महीने में या 365 दिन में। यदि किसी भी दिन 10 कर्मचारी रहे हैं तो वो एलिजिबल है। उसके अलावा यदि एक कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी संस्था है जिसमें पावर से काम नहीं चलता है, तो वहाँ पर कम से कम 20 कर्मचारी होने चाहिए पिछले 1 साल में किसी भी एक निश्चित दिन पर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि मान लीजिए सर, आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि यदि वो कंपनी है, मान लीजिए अभी तो उसमें 20 थे या 10 वाले थे, उसने किसी भी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लिया। अब मानिए सर, यदि ऐसा हो जाए कि आगे जाकर वो क्राइटेरिया फिर से बदल जाए, मान लीजिए आज 10 है लेकिन कल 9 या 8 हो जाए, तो क्या कंपनी से वो एलिजिबिलिटी छीन ली जाएगी? तो नहीं दोस्तों, यदि एक बार कंपनी को एलिजिबिलिटी मिल गई है ईपीएफ की, तो फिर उस एलिजिबिलिटी को नहीं छीना जा सकेगा, ये याद रखना है। तो 10 पावर वाली कंपनियों में 10 और बिना पावर के काम करने वाली कंपनियों में 20 मिनिमम। अगला क्वेश्चन है द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आर अपॉइंटेड बाय। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत गठित केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की यदि मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड के, जो कि
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर बनाया जाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो केंद्र सरकार है वो ही क्यों करती है, क्योंकि देखो किसी भी एक्ट में हमेशा एक क्लॉज होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्लॉज ये होता है कि भाई उस एक्ट के तहत जितने भी पावर्स रहेंगे वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रहेंगे। और चूँकि ईपीएफ की यदि मैं बात करूँ आप सभी से, तो ईपीएफ एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्ट लागू किया जाता है, इसीलिए ईपीएफ के केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रोल जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्ले किया जाएगा। अब चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रोल प्ले करेगा, इसीलिए जितनी भी नियुक्तियां करी जाएंगी, जितने भी डिसमिसल्स करे जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही करे जाएंगे। तो यदि आपसे बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है तो रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि 3999 वाले कोर्स को एनरोल कर लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद उसकी जो प्राइस है वो 599 हो जाएगी। 31 मई के बाद, माफ़ी चाहूँगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंडर दिस एक्ट हाउ मैनी मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेंट्रल बोर्ड रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय इन द एस्टैब्लिशमेंट टू विच ऑफ द स्कीम अप्लाइज। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जो उन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर यह योजना लागू होती है। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया था, इससे पहले वाले में, कि उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो हमें पता चल गया सर केंद्र सरकार करती है। लेकिन केंद्र सरकार कितने सदस्यों की नियुक्ति करती है, जो है ना। अब आपको ये याद रखना है कि जो आपकी सेंट्रल बोर्ड होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके कर्मचारियों को, रिप्रेजेंट करता है आपके एम्प्लॉयज़ को, उसमें कितने लोग होते हैं। तो हम सभी ने देखा था, इसमें ऑप्शन क्या होगा? बी, 10 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 10 लोग होते हैं। और ये याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, ये चीज़ें याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड इज ऑडिटेड एनुअली बाय। क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो केंद्रीय बोर्ड के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बोर्ड के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा। ऑप्शन बी है एनी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी अंकेक्षक नियुक्त किया जाएगा वो। ऑप्शन सी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है एनी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, या फिर उस कमेटी के चेयरमैन के द्वारा जिस भी व्यक्ति को, जिस भी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। तो कौन सा इसमें सही होगा? यदि मैं बोलूं कि ये एक सुपर डुपर क्वेश्चन है तो ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के लाइव चैट में इसका आंसर देना है सभी बच्चों को, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड इज ऑडिटेड बाय, केंद्रीय बोर्ड के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है ना। आपने देखा होगा कि जो पहला क्लास थी उसमें मैंने बेसिक्स क्वेश्चन कराए थे, दूसरी क्लास में मैंने आपको प्रोविडेंट फंड के क्वेश्चन कराए थे, तीसरी क्लास में हमने पेंशन फंड और इंश्योरेंस के क्वेश्चंस देखे थे, और आज चौथी क्लास जिसमें हम आपको बेसिकली अभी तक क्वेश्चन आपको सेंट्रल बोर्ड के देखने को मिले। तो इसी तरह कैटेगराइज्ड वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि आप मुझसे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में आगे लेकर जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो याद रखना है कि सेंट्रल बोर्ड जो होता है वो किसके द्वारा ऑडिट किया जाता है? ये कैग के द्वारा ऑडिट किया जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द कंट्रीब्यूशन विच शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड शैल बी, नियोक्ता द्वारा निधि में दिया जाने वाला अंशदान कितना होगा? अब देखो ये बहुत फद्दू सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आंख बंद करके हर एक बच्चे से बनना चाहिए। लेकिन जो इस क्वेश्चन को भी गलत करके आ रहा है ना, फिर भाई सीरियस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि देखो ईपीएफ एक कंट्रीब्यूशन स्कीम है, यानी कि इसमें एम्प्लॉय से भी कुछ कंट्रीब्यूशन लिया जाता है और एम्प्लॉयर भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है। तो जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो इसको एक खाते में रख दिया जाता है, और इस अकाउंट को या इस खाते को कौन हैंडल करता है? इसको ईपीएफ हैंडल करता है। ईपीएफ का काम यही होता है। तो
कर्मचारी की या एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है उस सैलरी का मिनिमम 12% अभी क्राइटेरिया, ये 12% डिडक्ट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। जितने भी बच्चे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होंगे या जो खुद स्टूडेंट किसी छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन्होंने पीएफ के बारे में सुना होगा, प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो प्रोविडेंट फंड कटता है, तो ये आपकी बेसिक सैलरी का 12% कटता है। अब ये कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये 12% किसका कटेगा। तो 12% आपकी बेसिक सैलरी का, एक होती है आपकी ग्रॉस सैलरी जो कि आपकी टोटल सैलरी बनती है, और एक होती है आपकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी पर सारे के सारे कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है। चाहे आपको डीए मिले, चाहे आपको एचआरए मिले, चाहे आपको मेडिकल मिले, सारी की सारी चीज़ों का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर होता है आपके। तो इसका करेक्ट आंसर सी है 12%। 12% एम्प्लॉई की सैलरी से डिडक्ट होता है, 12% ही एम्प्लॉयर मिलाता है। इस तरह से एम्प्लॉय की सैलरी का ओवरऑल 24% जो है वो ईपीएफ के पास जाता है, जिसको अलग अलग कैटेगरी में यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, एन एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रावेन्स और मेक डिफॉल्ट इन कंपाइलिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट shall be punishable with imprisonment of term which may extend to blank year। यदि हिंदी में हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उनका पालन करने में आनाकानी करता है, चूक करता है, तो उसको कारावास की सज़ा दी जा सकती है, जिसकी अवधि कितने वर्ष तक हो सकती है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि मेरी क्लास शांत मन से सही तरीके से पढ़ी होगी तो ही इसका आंसर दे पाओगे। तो फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करें। यहाँ पर बेसिकली ये पेनल्टीज़ या पनिशमेंट से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 वर्ष तक का कारावास। तो यदि हम इस क्वेश्चन को समझें तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है एन एम्प्लॉयर हु कंट्रावेन्स और मेक्स डिफॉल्ट इन कंपाइलिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंडेड टू द ईयर। तो देखो ये कम से कम 6 महीने की होती है और अधिकतम इसे 3 साल तक बढ़ा दिया जाता है यदि धारा 6 के प्रावधानों में चूक होती है। जो धारा 6 है वो बात करती है आपके कर्मचारी के प्रति अपने जो कंट्रीब्यूशन है उसे समय से काटना, समय से उसका ईपीएफ का भुगतान करना एक्सेट्रा। तो ये 2-3 चीज़ जिसमें होती है और तीनों चीज़ों के लिए ये ओवरऑल पनिशमेंट की यहाँ पर बात करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 40 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, ज़रा हम इसे समझ लेते हैं। This act shall not apply to any establishment registered under the Cooperative Societies Act 1912. Employ less than blank person are working without the aid of power। क्या बोला गया है कि यह अधिनियम सरकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होता है जिसमें खाली स्थान से कम व्यक्ति कार्यरत हों और जो बिजली की सहायता के बिना काम करता हो। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्लॉज मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लास में पढ़ाया भी था। तो जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो डेफिनेटली इसी तरह के क्लॉज पर बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इन क्लॉज को अच्छे से पढ़ लें बच्चे, क्योंकि यदि आपने इन क्लॉजेस को अच्छे से नहीं पढ़ा तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल थोड़ी सी हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह के क्लॉज पर क्वेश्चन आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 50 कर्मचारी। अब इसको समझ लीजिए। देखो एक क्राइटेरिया क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ईपीएफ में रजिस्टर होने के लिए, ताकि अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज़ को ईपीएफ के बेनिफिट्स दिला सके, उन्हें यहाँ पर पहले तो खुद एलिजिबल होना होता है, खुद रजिस्टर्ड होना होता है। तो हमने एक तो देखा कि भाई 10 और 20 का क्लॉज था कि वो कंपनियाँ जो पावर में काम करती हैं, पावर के यूज़ से काम करती हैं, उनमें कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, और जो विदाउट पावर काम करती हैं उनमें कम से कम 20 एम्प्लॉय होने चाहिए। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए एक नया नियम है, इसमें एक नया क्लॉज है या एक कंडीशन है
यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उस केस में क्या होगा, यदि वो बिना पावर के काम करती है तो उसमें कम से कम 50 मेंबर होने चाहिए। यदि 50 एम्प्लॉय हैं तो ही उसके एम्प्लॉयज़ को ईपीएफ का बेनिफिट मिलेगा। यदि उसमें 50 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो उन्हें ईपीएफ का बेनिफिट जो है वो नहीं मिल सकेगा। इसीलिए जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जितनी भी सहकारी समितियां होती हैं, उनमें जो कर्मचारी होते हैं, जो कार्यरत होते हैं, उन्हें ईपीएफ के, पेंशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल क्लॉज है और एक्सेप्शनल क्लॉज पर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ ब्लैंक क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। क्वेश्चन में हिंदी में बात करें तो खालिस्तान वर्ग से निम्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचरण नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ दिस फर्स्ट क्लास, ऑप्शन सी म्यूसिफ कोर्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी हाई कोर्ट। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि इस एक्ट के तहत यदि कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो वो इनमें से कम किस अधिकारी के अंतर्गत चलेगा, किस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत चलेगा। उससे कम या उससे लो रैंक के जो मजिस्ट्रेट होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि या तो प्रेसिडेंस मजिस्ट्रेट होगा या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होंगे। इससे कम रैंक के मजिस्ट्रेट इस केस को हैंडल नहीं करेंगे, कहने का ये मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल बोर्ड आर ट्रू। अब देखो, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है कि केंद्रीय बोर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। केंद्रीय बोर्ड के बारे में बात हुई तो ऑप्शन पहला है आपका, द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज़ द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड, यानी कि केंद्रीय भविष्य निधि अनुसंधान के जो आयुक्त होते हैं वो केंद्रीय बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष मतलब जो भी व्यक्ति कमिश्नर होंगे वो इसके अध्यक्ष अपने आप बन जाएंगे। पदेन का मतलब ये होता है, एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है। अगला ऑप्शन है, द सेंट्रल बोर्ड शैल मेंटेन proper accounts of the income and expenditure in such form and in such manner as the central government may, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, specify in the scheme। यानी कि केंद्रीय बोर्ड को अपनी आय और व्यय का उचित लेखे ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीक़ों से बनाए जाने हैं जैसा कि केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्शों में या इनकी योजनाओं में निर्दिष्ट किया जाता है। और सी है आपका, द सेंट्रल बोर्ड शैल सबमिट एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स वर्क एंड एक्टिविटीज़ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय बोर्ड अपने कार्य और गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। अब इनमें से कौन सा सही, ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड एंड ऑप्शन डी बोलता है सारे के सारे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही हैं। मतलब जो आपके फंड कमिश्नर होंगे वही आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। बिल्कुल रट लो, देखो इससे 3 चीज़ें बनी है, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कमिश्नर होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं सेंट्रल बोर्ड के। दूसरी चीज़, जो सेंट्रल बोर्ड होता है वो अपने लेखा, अपने अकाउंट्स इस तरह से रखता है जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने या कैग ने प्रिस्क्राइब करके रखे हैं। और तीसरा पॉइंट है कि भाई ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपीलेट ट्रिब्यूनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। क्या बोला गया है कि इस अधिनियम की किस धारा के तहत कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। क्या बोला गया है कि इस अधिनियम की किस धारा के तहत कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है।
6D, 7C, 6A या फिर 7D। तो यदि हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7D। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो इस एक्ट यानी कि EPF एक्ट 1952 के सेक्शन 7D के तहत रजिस्टर्ड करा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अंडर दिस एक्ट इंश्योरेंस फंड मीन्स, क्या बोला गया है कि इस अधिनियम के तहत बीमा निधि क्या होती है। तो एम्प्लॉय ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है यानी कि कर्मचारी समूह दुर्घटना बीमा होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम होता है यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस बीमा योजना, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम होती है, मेडिकल इंश्योरेंस फंड होता है। तो हम सभी को पता ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम होती है। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पर ये रहा, इसे हम पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द सीलिंग फॉर कंट्रीब्यूशन अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, जिसे हम EPF एक्ट बोलते हैं, एंड द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 फ्रॉम वॉट टू वॉट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2024। ठीक है, तो यहाँ पर सीलिंग लिमिट की बात करी जा रही है और इस सीलिंग लिमिट को कहाँ से कहाँ तक कर दिया गया है। इस सीलिंग लिमिट जो कि पहले 65,000 रुपये थी, यानी कि जिनकी सैलरी 6500 थी से वही EPF का बेनिफिट ले सकते थे, अब इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया। और इसे याद रखना है दोस्तों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे EPF के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सभी को पढ़ना और इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि सभी बच्चे इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।